गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। भारत ने शुरू किया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2 साल का कार्यकाल, यूएनएससी में फहराया गया तिरंगा। जी हां दोस्तों, भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी में एक गैर स्थायी मेंबर के तौर पर अपने 2 साल के कार्यकाल की शुरुआत कर दी है। इसके साथ ही एक विशेष समारोह के दौरान भारत का तिरंगा न्यूयॉर्क सिटी के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में सोमवार से फहरने लगा। दोस्तों IANS की खबर के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति ने कहा है कि यह मेरे देश के लिए और मेरे मंत्रिमंडल के लिए गर्व का क्षण है। दोस्तों त्रिमूर्ति ने कहा कि भारत सुरक्षा परिषद में मानवता के छठे हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाला सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत बहुपक्षवाद, कानून का शासन, एक निष्पक्ष और न्याय संगत इंटरनेशनल सिस्टम और शांति, सुरक्षा और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम लोकतंत्र, बहुलवाद और मौलिक अधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता को लेकर एक साथ खड़े हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इस महामारी वैक्सीन को इंजेक्शन से मिलेगी मुक्ति, शुरू हो रहा है नेजल स्प्रे का ट्रायल। जी हां दोस्तों, इस महामारी से लड़ाई में भारत काफी आगे निकल रहा है। भारत सरकार ने 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी है। दोस्तों शुक्रवार से 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वैक्सीन का ड्राई रन भी शुरू हो जाएगा। इसी बीच वैक्सीन के मोर्चे पर जल्द ही देश को एक और अच्छी खबर मिल सकती है। जानकारी के मुताबिक भारत बायोटेक जल्द ही देश में नोजल वैक्सीन का ट्रायल शुरू करने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नागपुर में इस वैक्सीन के पहले और दूसरे फेज का ट्रायल शुरू भी किया जा चुका है। इसके अलावा भुवनेश्वर, पुणे, नागपुर, हैदराबाद में भी इस वैक्सीन का ट्रायल होगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वैक्सीन को नाक के जरिए दिया जाता है, जबकि अभी तक भारत में जिन 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मंजूरी मिली है वो हाथ पर इंजेक्शन लगाकर दी जाती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जल्द ही गिरफ्तार होगा पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड मसूद अजहर, पाकिस्तान की हाई कोर्ट ने दिया आदेश। जी हां दोस्तों, एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में पाकिस्तान की आतंकरोधी अदालत ने आतंकवाद के वित्त पोषण के आरोप पर प्रतिबंधित जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर के लिए बृहस्पतिवार को गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। गुंजारवाला आतंकवादी अदालत के JEM के कुछ सदस्यों के खिलाफ पंजाब पुलिस के आतंकवाद रोधी विभाग द्वारा शुरू आतंक के वित्त पोषण मामले की सुनवाई के दौरान वारंट जारी किया गया। एक अधिकारी ने बताया है कि ATC गुंजारवाला न्यायाधीश नतासा नदीम सुप्रो ने महमूद अजहर के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया। CTD को उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों का हिंसक प्रदर्शन, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट हुए सस्पेंड, महिला समेत 4 लोगों की मौत के बाद लगा कर्फ्यू। जी हां दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के अड़ियल रुख के चलते अमेरिका में कोहराम मच गया है। ट्रंप समर्थकों ने कैपिटल बिल्डिंग में जमकर हंगामा और तोड़फोड़ की। इस दौरान उनकी पुलिस से झड़प भी हुई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वाशिंगटन के मेयर ने कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है। दोस्तों बताया जा रहा है कि हंगामे के दौरान हुई हिंसा में गोली लगने से एक महिला समेत 4 लोगों की मौत हो गई है। यह हंगामा ऐसे समय में हुआ है जब यहां नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन को चुनाव जीतने का सर्टिफिकेट दिया जाना था। वहीं इस हंगामे के बाद ट्विटर ने ट्रंप के अकाउंट को 12 घंटे और इंस्टाग्राम ने 24 घंटे के लिए सस्पेंड कर दिया है, जिसका मतलब है कि ट्रंप फिलहाल कोई नया पोस्ट नहीं डाल पाएंगे। दोस्तों निर्वाचित नतीजों पर अमेरिकी संसद की बुलाई गई बैठक से पहले डोनाल्ड ट्रंप समर्थकों की भीड़ ने व्हाइट हाउस और अमेरिकी कैपिटल भवन के बाहर इकट्ठा होना शुरू कर दिया था, जिसके बाद अचानक से भीड़ ने कैपिटल बिल्डिंग पर हमला बोल दिया। समर्थक इतनी ज्यादा तादाद में थे कि पुलिस कर्मियों के लिए उन्हें रोक पाना असंभव हो गया था। उग्र समर्थक डोनाल्ड ट्रंप की जीत के नारे लगा रहे थे। हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही रोक दी गई और सदस्यों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला गया। वहीं दोस्तों नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस हिंसा को राजद्रोह बताया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गांधी परिवार के दामाद की सियासी ख्वाहिश, रॉबर्ट वाड्रा बोले अपनी लड़ाई लड़ने के लिए संसद जाना होगा क्योंकि सरकार मुझे पंचिंग बैग समझ रही है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने राजनीति में उतरने और चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। बेनामी संपत्ति के मामले में लगातार 2 दिन पूछताछ किए जाने के बाद उनका यह
बयान आया है। वाड्रा ने कहा है कि राजनीतिक परिवार से जुड़े होने के कारण उन्हें परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजनीति में न होने के बावजूद वे सियासी लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार जब भी मुश्किल में होती है उन्हें पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल किया जाता है। रॉबर्ट वाड्रा ने न्यूज एजेंसी IANS को गुरुवार को दिए इंटरव्यू में यह बातें कही। वाड्रा ने लोकसभा चुनाव के दौरान रायबरेली और अमेठी में प्रचार किया था। यहां से सोनिया गांधी और राहुल गांधी चुनाव लड़े थे। मुरादाबाद में वाड्रा के लिए होर्डिंग्स भी लगाए गए। तब उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने अपना बचपन इस जगह पर बिताया है और यहां के लोग चाहते हैं कि वे यहां रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, विदेश में रह रहे लोगों को सरकार देगी राहत, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट को लेकर बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, इस महामारी वायरस की वजह से विदेशों में फंसे ऐसे लाखों भारतीयों को केंद्र सरकार बड़ी राहत देने जा रही है, जिनके इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट की समय सीमा खत्म हो चुकी है या होने वाली है। यह राहत अगले माह 15 फरवरी से मिलनी लगभग तय है। सड़क परिवहन मंत्रालय इससे संबंधित नोटिफिकेशन इसी सप्ताह जारी करने जा रहा है। दोस्तों, इस महामारी की वजह से 25 मार्च 2020 से इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद हो गई है। केवल वंदे भारत के तहत फ्लाइट्स का ऑपरेशन हो रहा है। जो वंदे भारत मिशन के तहत इंडिया नहीं आ पाए हैं, पिछले 8 महीनों से विदेशों में ऐसे लाखों भारतीय फंसे हैं, जिनमें से तमाम लोगों के इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट की समय सीमा खत्म हो गई है। ये अपने देशों में गाड़ी नहीं चला पा रहे हैं और ना ही इन लोगों का इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट रिन्यूअल हो पा रहा है। ऐसे लोगों को सरकार ने राहत दी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बर्ड फ्लू, 2 दिन में घट गई 60% चिकन और अंडों की मांग। जी हां दोस्तों, इस महामारी के अलावा इस वक्त बर्ड फ्लू भी लोगों को डरा रहा है। पहले से परेशान देश की पोल्ट्री इंडस्ट्री नए प्रकोप का शिकार हो गई है। बर्ड फ्लू के हालिया प्रकोप की खबर के बाद देश में चिकन और अंडे की मांग करीब 60% घट गई है, जिसका असर इनके दाम पर तो पड़ा ही है। पोल्ट्री कारोबार से जुड़ी कंपनियों के शेयर में भी बीते 2 दिनों में लगातार गिरावट आ रही है। दोस्तों, पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट रमेश खत्री के मुताबिक बीते 2 दिनों में पोल्ट्री उत्पाद यानी कि चिकन और अंडे की मांग करीब 60% गिर गई है, जिससे इनकी कीमतों पर दबाव बना हुआ है। उन्होंने बताया कि बीते हफ्ते जहां एक बर्ड यानी कि मुर्गा का थोक भाव 100 रुपए किलो था, वो अब घटकर 60 रुपए प्रति किलो पर आ गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन का 43वां दिन, दिल्ली के चारों तरफ किसानों ने निकाला ट्रैक्टर मार्च। आज सरकार के साथ 9वें दौर की होगी बातचीत। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन के 43 दिन पूरे हो गए हैं। गुरुवार को किसानों ने दिल्ली के चारों तरफ ट्रैक्टर मार्च निकाला। सिंधु से टिकरी बॉर्डर, टिकरी से कुंडली, कांजीपुर से पलवल और रेवासल से पलवल तक यह मार्च निकाला गया। किसानों ने गुरुवार की रैली में 60,000 ट्रैक्टरों के शामिल होने का दावा किया है। किसानों का कहना है कि सरकार ने मांगे नहीं मानी तो 26 जनवरी को भी ट्रैक्टर परेड होगी। गुरुवार का मार्च उसी का ट्रेलर था। उधर शुक्रवार को किसानों की सरकार के साथ 9वें दौर की बातचीत होनी है। इसके एक दिन पहले निकाले गए ट्रैक्टर मार्च के जरिए किसानों ने अपनी ताकत दिखाई। वहीं इस मार्च पर 60,000 ट्रैक्टरों के शामिल होने का दावा करके किसानों ने दिखाया कि आंदोलन के 43 दिन गुजरने के बाद भी उनके प्रदर्शन में कमी नहीं आई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, WHO की फटकार से चीन हुआ शर्मिंदा, बोला कुछ गलत फहमी हुई है। जी हां दोस्तों, इस महामारी वायरस के उत्पत्ति स्थल की जांच के लिए दौरे की अनुमति देने में टालमटोल पर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने चीन को जमकर फटकार लगाई है। WHO की झिड़की के बाद शर्मिंदगी का सामना कर रहे चीन ने बुधवार को कहा कि विशेषज्ञों को देश की यात्रा की समय पर मंजूरी देने को लेकर बीजिंग और संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी के बीच कुछ गलत फहमी हो सकती है। चीन ने हालांकि इसके बावजूद इस बारे में कोई संकेत नहीं दिया है कि WHO के विशेषज्ञों की टीम को बीजिंग आने की अनुमति कब देगा। WHO की टीम दुनिया भर को इस महामारी का दंश देने वाले घातक इस महामारी वायरस के उत्पत्ति स्थल का पता लगाने के लिए चीन का दौरा करना चाहती है, क्योंकि इस महामारी की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की स्थिति। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत की। तो दोस्तों भारत की बात की जाए तो भारत में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 1,03,95,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों मरने वालों की संख्या 1.5 लाख के पार पहुंच गई है। दोस्तों इस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र हुआ है। महाराष्ट्र में 19.5 लाख से ज्यादा संक्रमित मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों उसके बाद में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल आदि राज्यों का नाम आता है।
अब दोस्तों इसके बाद में जान लेते हैं क्या है पूरी दुनिया के हालात, लेकिन उससे पहले दोस्तों मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है या नहीं। और दोस्तों यह बिल्कुल मुफ्त भी है। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है पूरी दुनिया के हालात। तो दोस्तों पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 8 करोड़ के पार पहुंच गया है। इस महामारी का सबसे बड़ा दंश अमेरिका झेल रहा है। अमेरिका में इस वक्त तक 2 करोड़ 14 लाख से ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि दोस्तों दूसरा नंबर भारत का है और तीसरा नंबर ब्राजील का है। ब्राजील में 78 लाख से ज्यादा संक्रमित मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों इन तीनों देशों के बाद में ब्राजील, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, टर्की, इटली, स्पेन आदि देशों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पीएनबी घोटाले में नीरव मोदी की बड़ी मुश्किलें, बहन और जीजा बने सरकारी गवाह। जी हां दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी स्कैम के आरोपी और भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की मुश्किलें और बढ़ गई है। नीरव मोदी की छोटी बहन पूर्वी मोदी और उनके पति मयंक मेहता परिवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी द्वारा दायर 2 मामलों में उनके खिलाफ गवाही देंगे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, नीरव की बहन और जीजा ने उनके खिलाफ गवाही देने के लिए क्षमा का विकल्प चुना है। पिछले महीने पूर्वी और उसके पति मयंक मेहता ने अदालत के समक्ष यह कहते हुए आवेदन दायर किए थे कि वे नीरव मोदी से दूरी बनाना चाहते हैं, उनकी डीलिंग के लिए पर्याप्त और महत्वपूर्ण सबूत प्रदान कर सकते हैं। दोस्तों मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक कानून के तहत मामलों को देखने वाले विशेष न्यायाधीश वीसी बर्डे ने सरकारी गवाह बनने को लेकर पूर्वी द्वारा दिए गए आवेदन को स्वीकार कर लिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बीसीसीआई का प्रेशर गेम, भारतीय बोर्ड ने कहा अगर ब्रिस्बेन में टेस्ट खेलना है तो सख्त क्वारंटाइन नियमों से प्लेयर्स को छूट दे। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया गई टीम इंडिया के प्लेयर्स सख्त इस महामारी नियमों से तंग आ चुके हैं और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई भी उनकी इस परेशानी को समझ रहा है। बीसीसीआई ने यही बात ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड यानी कि सीए को चिट्ठी लिखकर स्पष्ट कर दी है। बोर्ड ने सीए से कहा है कि अगर ब्रिस्बेन में चौथा टेस्ट खेलना है तो इंडियन प्लेयर्स को सख्त क्वारंटाइन नियमों से छूट देनी होगी। चौथा टेस्ट 15 जनवरी से खेला जाएगा। दोस्तों ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड प्रांत में है। वहां के प्रोटोकॉल के मुताबिक टीम के प्लेयर्स को क्वारंटाइन के दौरान एक फ्लोर पर खिलाड़ियों से ही मिलने की इजाजत होगी। प्लेयर्स दूसरे फ्लोर पर नहीं जा सकते। मेडिकल टीम को भी एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जाने की इजाजत नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार, जानिए अगले 24 घंटे और पिछले 24 घंटे के मौसम पूर्वानुमान। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं बीते 24 घंटों की। तो दोस्तों बीते 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका और रायलसीमा से के कुछ हिस्सों और साथ ही लक्षद्वीप में भी कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा दर्ज की गई है। इस दौरान केरल के करीपुर में 12 मिलीमीटर की मूसलाधार वर्षा हुई। वहीं दोस्तों दक्षिणी कोंकण और गोवा, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। वहीं दोस्तों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हुई। साथ ही दोस्तों अब बात कर लेते हैं आगामी 24 घंटों की। तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान स्काईमेट वेदर रिपोर्ट के अनुसार पश्चिमी हिमालय पर हल्की बारिश और हिमपात की गतिविधियां जारी रह सकती है। तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें जारी रहने की उम्मीद है। कुछ स्थानों पर भारी बारिश का भी अनुमान है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, आज फिर गिरा सोना, चांदी में रही बढ़त। जी हां दोस्तों, कल की गिरावट के बाद आज सोना और चांदी बढ़त पर खुले। कल एमसीएक्स पर सोना 51,000 रुपए के स्तर के नीचे बंद हुआ था, जबकि चांदी ने भी 70,000 का निचला स्तर तोड़ दिया था। दोस्तों बुधवार से ही गिरावट से पहले 2 दिन तक सोने और चांदी की कीमतों में मजबूती देखने को मिली थी। वहीं दोस्तों दूसरी ओर दिल्ली सराफा बाजार की बात की जाए तो दिल्ली सराफा बाजार में सोना ठीक ठाक स्थिति में रहा है। दिल्ली सराफा बाजार में 10 ग्राम सोने का दाम 54,660 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। जबकि दोस्तों चांदी की बात की जाए तो चांदी में बढ़ोतरी हुई है। चांदी 71,410 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे, रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे पेट्रोल के भाव, दूसरे दिन भी बढ़ गए दाम। जी हां दोस्तों, पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार दूसरे दिन बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल के दाम अपने सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं। दिल्ली में पेट्रोल ने 84 रुपए का लेवल 4 अक्टूबर 2018 को छुआ था, जो कि सबसे ऊंचा स्तर था, और आज फिर से उसने 84 रुपए का लेवल छू लिया है। वहीं दोस्तों दूसरी ओर डीजल की बात की जाए तो डीजल की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। दिल्ली में आज
आज 1 लीटर पेट्रोल 84 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर रहा, जबकि डीजल 74 रुपए 38 पैसे प्रति लीटर रहा है। दोस्तों डीजल की कीमतों में 26 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन तोड़ने वालों से सख्ती से निपटेगी यूनाइटेड किंगडम पुलिस, दोषियों को भरना होगा 10 लाख रुपए तक का जुर्माना। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन में इस महामारी वायरस का नया स्ट्रेन मिलने के बाद स्थिति बेहद खराब हो गई है। सरकार ने संक्रमण की रफ्तार को सीमित करने के लिए लॉकडाउन लगा दिया है। इसके अलावा और भी कई सख्त फैसले लिए गए हैं। दोस्तों सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि देशवासियों को मार्च जैसे लॉकडाउन का हर हाल में पालन करना होगा। वहीं ब्रिटेन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने ऐलान किया है कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। दोषियों से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना वसूला जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए केंद्र सरकार ने दी 28,400 करोड़ रुपए की मंजूरी। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने गुरुवार को 28,400 करोड़ रुपए की नई औद्योगिक विकास योजना की घोषणा की है, जिसका मकसद राज्य में निवेश, रोजगार सृजन को बढ़ावा देना। आईडीएस का मकसद जम्मू कश्मीर के ब्लॉक स्तर और दूर दराज के इलाकों तक औद्योगिक विकास करना है। केंद्र शासित इस प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, दूरगामी परिणाम वाले एक बड़े फैसले के तहत भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए एक नई औद्योगिक विकास योजना को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि योजना क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास के नए युग की शुरुआत करने और लोगों की आशंकाओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया तीसरे टेस्ट का पहला दिन रहा मिला जुला। जी हां दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में खेले जा रहे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल खत्म होने तक मेजबान टीम ने 2 विकेट खोकर 166 रन बना लिए हैं। दोस्तों ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मार्सन लाबुशेन 67 रन और स्टीव स्मिथ 31 रन बनाकर खेल रहे थे। दोनों खिलाड़ियों के बीच तीसरे विकेट के लिए अब तक 60 रनों की साझेदारी हो चुकी थी। दोस्तों भारत की ओर से मोहम्मद सिराज और नवदीप सैनी ने एक एक विकेट लिया। बारिश से बाधित पहले दिन सिर्फ 55 ओवर्स का खेल हो सका था। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस मैच में मोहम्मद सिराज ने डेब्यू किया है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों आपको बताना है जय जवान जय किसान नारा किसका था। जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस नेता का नाम जिसने की जय जवान और जय किसान का नारा दिया था, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में उनका नाम लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन ले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।